Very good evening to everyone. This is our second lecture on computer, that is Introduction to OOPS. I hope you people are energetic to listen the lecture because this lecture is very important as far as this is a basic of Java. Here we are going to discuss about what OOP principles are. So that will be very beneficial for you in upcoming chapters. Okay. So I hope you people are concentrating here. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही हमारा जो जावा जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में ही आता है. अगर हाई लेवल लैंग्वेजेस में देखें तो तीन प्रकार के क्या है. एक है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज और एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ठीक है. तो ये दोनों का फेल होने के बाद, ये दोनों फेल होने के बाद ही जो है हम लोग का क्या आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. और वो अभी तक जो है अपना चला रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. लेकिन अब ये दोनों चलना थोड़ा बंद हो गया. ठीक है. तो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है. देखिए, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज यूजेस अ मॉड्यूलर अप्रोच टू इम्प्रूव द क्लैरिटी, क्वालिटी एंड डेवलपमेंट टाइम ऑफ द प्रोग्रामिंग स्टेप. अपने जान में तो उसने बहुत ही मॉड्यूलर अप्रोच मतलब मॉडर्न अप्रोच जो है यूज किया. क्या करने के लिए कि हम अपने प्रोग्रामिंग स्टेप्स को बहुत ही क्वालिटी देंगे, बहुत ही डेवलपमेंट कराएंगे करके टाइम के साथ. क्योंकि तब के ज़माने में कोडिंग वगैरह इतना कुछ था नहीं. ये अभी जो है एआई का वो सब इंटरनेट होने के बाद जो है हम लोग इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं. पहले के ज़माने में कुछ इतना नहीं था, लेकिन तब भी वो क्या कर रहा था, ट्राई कर रहा था क्लैरिटी लाने के लिए, क्वालिटी लाने के लिए अपने काम पे. तो इट यूजेस वेरियस लॉजिकल स्ट्रक्चर. तब के ज़माने में वो क्या यूज कर रहा था, देखिए, सिलेक्टिव कंट्रोल फ्लो यूज कर रहा था, लूपिंग ब्लॉक यूज कर रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ सब रूटीन और फंक्शंस जो है वो फॉलो कर रहे थे. ये सारे बेसिक चीजें हैं और वो अभी भी यूज होते हैं. ठीक है. फंक्शंस अभी भी यूज हो रहे हैं. लूपिंग ब्लॉक, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप. ठीक है. सिलेक्टिव स्टेटमेंट मतलब आपका इफ एल्स, राइट, स्विच, ये सब आप पढ़ोगे आगे. हाँ. तो ये सब जो है वो यूज करना सिखा दिए थे हमें. स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें थोड़ा जो है ये सारी चीज के बारे में हिंट दे दिया था. ओके. और क्या है, दो ऐसे स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. एक है एल्गोल और दूसरा है क्या, पास्कल. ये दोनों याद रखिएगा. दीज आर द टू स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट आर दोस, एल्गोल एंड पास्कल. ठीक है. फिर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हम लोग मेन पॉप्स एंड उप्स के बारे में जानेंगे. ठीक है. पॉप्स क्या है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको पॉप्स बोलते हैं. ठीक है. राइट. तो ये पढ़ते हैं हम लोग. द प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच allow the user to develop their logic by using the number of functions that would enhance the program productivity. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता था, वो बोलता था कि आप खुद से एक लॉजिक बनाओ, खुद से जो है एक डिफाइन करो आप. ओके. एक प्रोग्राम बनाओ ताकि हम लोग के प्रोडक्टिविटीज पे क्या होगा, असर पड़ेगा. राइट. अभी मेरे अंदर जो भी टीचर्स काम कर रहे हैं या जो भी, ठीक है, मैं अगर उनको बोलता हूँ कि आप हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा चीजें दें या ऐसे चीज बना के दें जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. ऑब्वियसली वो कुछ बना के देते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल देते हैं, तो इससे क्या होगा, कोचिंग का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा कि नहीं. तो वही चीज है यहाँ पर भी. वो जो है अपने यूजर को अलाउ कर रहा था कि आप कुछ ना कुछ नया बनाओ, कुछ नया लॉजिक बनाओ जिससे हमारा जो है प्रोग्राम्स के प्रोडक्टिविटीज बढ़ेंगे. राइट. बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रान एंड सी आर कॉमनली नोन एज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है. जैसे हमने स्ट्रक्चर में दो पढ़ा था, क्या था वो, एल्गोल और पास्कल. यहाँ पर हमने चार याद रखना है. ठीक है. चार आपके प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. क्या क्या, बेसिक, कोबॉल, फोर्ट्रान और सी. ठीक है. ये चार आपके प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो एंड these are organized into group known as function. ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो किसको दे रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर को दे रहे हैं.
हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे तभी तो कंप्यूटर काम करेगा हमारे लिए। तो हम लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को दे रहे हैं और कंप्यूटर फॉलो कर रहा है वो बात को, एंड दीज आर ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप नोन एज फंक्शन। ठीक है, और वो जो है फिर क्या कर रहा है, वो सारी चीज को हमारे काम जो भी दे रहे हैं उसको वो ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, दिस आर ऑर्गेनाइज इनटू ग्रुप्स, और ये सारे ग्रुप्स छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दे रहा है। वो छोटे छोटे ग्रुप्स को हम क्या नाम दिए हैं, फंक्शन। Clear? In procedure oriented programming system, the emphasis is on function rather than data item। वो एक जो है डिसएडवांटेज बोल सकते हो। ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो सारा जो अपना फोकस है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो अपना सारा फोकस किसको दे रहा था, ये छोटे छोटे फंक्शन को दे रहा था, ना कि डेटा आइटम्स को। जो छोटे छोटे फंक्शंस हो रहे थे ना उस पर ज्यादा फोकस रख रहा था वो डेटा आइटम्स पे ध्यान नहीं दे रहा था। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वही किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है डेटा पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, फंक्शन को छोड़ दिया। हम छोटे छोटे चीज पे क्यों ध्यान दें, हम एज अ होल पे ध्यान देना चाहिए ना। तो एज अ होल में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो वो अपने ही सुधर जाएंगे, लेकिन वो क्या कर रहा था, फंक्शंस पे ध्यान दे रहा था, ना कि डेटा आइटम। तो फीचर्स ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, द मेन एम्फासिस इज ऑन फंक्शन, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक था, उसका फीचर था, फंक्शंस पे ज्यादा वैल्यू दे रहा था। द फंक्शन शेयर ग्लोबल डेटा, इससे क्या हो रहा था, देखिए फंक्शन जो है अपना सारा डेटा शेयर कर दे रहा था, तो ऐसे सारे डेटा जो है दूसरे को मिल जा रहे थे। तो प्रिवेसी नाम का चीज नहीं था, सिक्योरिटी नाम का चीज नहीं था, वो अपना तो सारा डेटा दे रहा है ना, शेयर कर दे रहा है, जो भी आ रहा है उसको दे रहा है। तो कोई सिक्योरिटी नाम का चीज नहीं था, कोई प्रिवेसी नाम का चीज नहीं था। तो इसके लिए उसका डाउनफॉल हो गया प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। द डेटा वैल्यू कैन कीप फ्लोटिंग, कैन कीप फ्लोटिंग मतलब हाइडिंग वाला ऑप्शन है ही नहीं। वो क्या कर रहा है, फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन वो क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं जो भी डेटा वैल्यू है। ओके, ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन में वो रेस्ट्रिक्ट होके है, एक फंक्शन में वो हाइड होके है, वैसा नहीं है। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन क्या है, हमारा डाटा वैल्यू लीक हो जा रहा है। तो इससे सिक्योरिटी प्रिवेसी नाम का चीज नहीं है। they keep floating from one function to another and they use a top down approach of programming। top down approach मतलब वही ऊपर से नीचे, ये सोच लीजिए मेन डेटा है, ओके, ये डेटा है ग्लोबल डेटा, ये ग्लोबल डेटा को क्या किया गया है, फंक्शन वन फंक्शन टू में ऐसा बांटा है। ठीक है, और फिर फंक्शन वन फंक्शन टू को फिर सब फंक्शन में डिवाइड किया है। तो जो है वो ऐसा चेक कर रहा है, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, टॉप टू बॉटम, इसलिए टॉप डाउन अप्रोच वो फॉलो कर रहा है। कौन, प्रोसीजरल और ओरिएंटेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसका लिमिटेशन क्या है, वही चीज है जो देखिए, एज डेटा वैल्यूज आर ग्लोबल टू ऑल द फंक्शंस, you may require to make necessary changes in all the functions in case of any changes in the data value। मतलब एक जगह आप चेंज करोगे तो आपको सब जगह चेंज करना पड़ेगा, वही चीज है, वही उसका जो है मेन डाउनफॉल है। एज डेटा वैल्यूज आर ग्लोबल टू ऑल दी फंक्शन, ये सारे डेटा वैल्यूज जो है सभी को पता है, सभी फंक्शंस को पता है। तो अगर यू मे रिक्वायर टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन ऑल द फंक्शन इन केस ऑफ एनी चेंज इन द डेटा वैल्यू, अगर आप डेटा वैल्यू पे कुछ चेंज कर रहे हो तो आपको फंक्शन सारे फंक्शंस पे चेंज करना पड़ेगा, है ना। जो दिक्कत होगा वो, अगर वो शेयर ही नहीं करता तो सब फंक्शंस के पास क्या होते, अलग अलग डेटा होते। तो अगर हम लोग एक फंक्शन के डेटा चेंज कर रहे हैं तो दूसरा फंक्शन अनअफेक्टेड होता ना, अफेक्टेड नहीं होता। लेकिन वहां पर तो सब एक दूसरे का रख रखे इंफॉर्मेशन, तो एक जगह अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो सब जगह चेंज हो जा रहा है, या फिर सब जगह हम लोग को चेंज करना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो यही चीज का जो है फायदा उठाया किसने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये देखिए, इट इज नॉट सुटेबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन रियल सिचुएशन। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाओगे, इसमें जो जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ गया है ना, है? अगर सबका थोड़ा थोड़ा सिक्योरिटी रहता तो आप चीजें कर पाते, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन रियल सिचुएशन। ऊप्स में देखिए, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ an organized group of instruction known as function। oops क्या है देखिए, it is a procedure oriented programming basically consists of an organized group of instruction known as function।
oops भी वही pops जैसा ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक फंक्शन रख रहा है. And then normally flowchart are used to organize the instruction and guide the movement of control from one function to another. हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, oops में flowchart यूज कर रहे हैं, राइट. एंड flowchart are used to organize the instruction, जो भी फंक्शन है, and guide the movement of control from one function to another. और वो flowchart जो है क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है ना. फ्लो चार्ट जो है यहाँ पर oops में यूज हुआ है, और ये फ्लो चार्ट ही चीजों को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है. एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे कंट्रोल मूव कर रहा है. ओके, मूवमेंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर. और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर ग्लोबल डेटा दैट फ्लो फ्रीली थ्रू आउट द प्रोग्राम विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. यहाँ पर ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में सब लोग जो है ग्लोबल डेटा शेयर कर ले रहे थे, और सब जगह जो है घूम फिर रहा था, है ना. तो उसी को, इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच टू स्टैंडर्डाइज द प्रोग्राम by creating partition memory area for both the data and the function. वही चीज को क्या किया, चेंज किया. किसने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या कर रहा था, वही है, फंक्शन में बांट तो दे रहा था, लेकिन फंक्शंस पे सारे जो है ग्लोबल डेटा अपना शेयर कर ले रहा था, जिससे कोई सिक्योरिटी था नहीं, है ना. तो वही चीज को कौन ओवरकम किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसने क्या किया, वो एक ऐसा मेमोरी बनाया, मेमोरी एरिया बनाया, जिसमें डेटा अलग से स्टोर हो और फंक्शन अलग से. ऐसा डेटा और फंक्शन का मिलना ना हो. प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा था, डेटा और फंक्शन मिल जा रहा था. वो जो है एक अलग मेमोरी बनाया, एक डेटा के लिए और एक फंक्शन के लिए. इट डज नॉट अलाउ डेटा टू फॉल फ्रीली फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर. ऊप्स वो चीज अलाउ नहीं कर रहा था, जो पॉप्स अलाउ कर दे रहा था, ऊप्स वो चीज अलाउ नहीं कर रहा था. ऊप डज नॉट अलाउ डेटा टू फ्लो फ्रीली. डेटा फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे थे, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन वो मूव नहीं कर पा रहे थे ऊप्स में. In this system, the complete problem is decomposed into a number of entities called object. यहाँ पर oops में क्या हो रहा था, पूरा प्रॉब्लम्स को या फिर पूरा प्रोग्राम को आप बोल सकते हो तोड़ दिया जा रहा था. वह decomposed into number of entities, और ये number of entities का नाम क्या है, object. Okay. Each object include a set of data items and related function. और वो सारे ऑब्जेक्ट के कुछ डेटा आइटम्स थे और कुछ फंक्शंस होते. मतलब यहाँ पर सारा कंट्रोल किसको दे दिया जाता था, ऑब्जेक्ट को दे दिया जाता था. अगर एक ऑब्जेक्ट हम लोग चेंज कर रहे हैं, जिससे दूसरा ऑब्जेक्ट को फर्क नहीं पड़ रहा था, राइट. ये ऑब्जेक्ट के हम लोग का डेटा आइटम चेंज हो रहा था और उसके फंक्शंस चेंज हो रहे थे, दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन यहाँ पर हम लोग एक बार चेंज कर रहे थे तो सब जगह चेंज हो जा रहा था पॉप्स में. तो ऊप्स में वो चीज हम लोग ओवरकम किए. The data value of an object are applicable only within the function associated with that object. समझ में आया. ये जो भी डेटा वैल्यू था वो कहाँ तक था, वो डेटा वैल्यू के फंक्शन तक ही था. ओके, दैट इज एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट, राइट. दूसरे फंक्शन में जाने का अधिकार उसको नहीं था. जो डेटा वैल्यू के साथ जो फंक्शन था उसी के साथ वो अटैच रहता था. दूसरे फंक्शंस में वो फ्लो नहीं कर सकता था, क्योंकि दूसरा फंक्शन क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट का हो गया. तो दूसरा ऑब्जेक्ट में वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा. द रेसिडेंट डेटा कैन नेवर बी हैंडल्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शन. जो रेसिडेंट डेटा मतलब एक फंक्शन का जो सपोज डेटा है, ये सपोज एक तो डेटा है, ओके, और ये डेटा का फंक्शन है, ओके, और सपोज एक और डेटा है और ये डेटा का फंक्शन है. तो अगर मेरे को ये फंक्शन करना है तो ये सिर्फ ये दोनों के बीच में रहेगा. ये फंक्शन को ये डेटा नहीं कर सकता. कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया. समझ में आया. वही चीज वो बताना बोलना चाह रहा है, राइट. तो इन दिस वे the data are protected and secure from being troubled by external sources. इसके वजह से क्या हुआ, डेटा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कोई दूसरा एक्सटर्नल फंक्शन उनको
डिस्टर्ब नहीं करेगा. ओके, इन दिस वे द डेटा आर प्रोटेक्टेड and secure from being troubled by external sources. These features these features allow object oriented approach to be a powerful tool in programming. इससे हम लोग को साबित हो गया कि हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम यूज कर सकते, ये एक पावरफुल टूल होगा करके. द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर व्हाट? C++, जावा, पाइथन, रूबी एटसेट्रा. ओके, 3-4 आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने दिया हुआ है. क्या क्या है वो? C++, जावा, पाइथन, रूबी एटसेट्रा. नाउ फीचर्स ऑफ किस लिए जो है ओप्स जाना जाता है? पहला, इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू डेटा आइटम रादर देन फंक्शन. पॉप्स क्या कर रहा था? फंक्शन को ज्यादा वैल्यू दे रहा था और डेटा आइटम को नहीं दे रहा था. ओप्स क्या कर रहा है? डेटा आइटम को वैल्यू दे रहा है और फंक्शन को कम दे रहा है. इट मेक्स द कंप्लीट प्रोग्राम सिंपलर बाय डिवाइडेड इट इनटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. वो क्या कर रहा है? पूरा प्रोग्राम को सिंपल बना दे रहा है ना. ऊप्स जो है प्रोग्राम को सिंपल बना दे रहा है. कैसे? तोड़ के क्या नाम दे रहा है ये छोटे छोटे चीजों को? ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एज अ ब्रिज टू हैव डेटा फ्लो फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर. अगर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन जाना है तो आपको ये डेटा मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा? बीच में ब्रिज बनाएगा. वो अलाउ करेगा तभी जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते. So they form a bridge. Okay, object can be used as a bridge to have data flow from one function to another. The concept of data hiding enhance the security in program. इससे ऊप से क्या हुआ? डाटा हाइड होने लग गया है ना, अंदर ही अंदर रहने लग गया. आप घर के अंदर आप कुछ भी करो, बाहर वाले को तो पता नहीं है ना. तो आप क्या हो? आपका सिक्योरिटी बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, है, क्योंकि आप जो भी अंदर कर रहे हो वो आपके तक सीमित है, बाहर तक तो पता नहीं चल रहा है. तो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग enhance the security in program. It is highly beneficial to solve complex problem. और वही जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनाने में क्या होगा? हमें बहुत ज्यादा मददगार रहता है. ठीक है, तो ये ऊप्स का अप्रोच बहुत ही ज्यादा अच्छा है. तो ये मैंने जो है पॉप्स और ऊप्स का डिफरेंस बताया है. 4 मेन डिफरेंस मैंने बताया कि दिस एम्फासिस इज पुट ऑन दी फंक्शन. वो फंक्शंस पे ज्यादा वैल्यू देता है, डेटा पे नहीं. और ये डेटा पे ज्यादा जो है फोकस करता है, फंक्शंस पे नहीं. यहाँ पर डेटा फ्लो फ्रीली थ्रू आउट द प्रोग्राम, यहाँ पर डाटा इज रेस्ट्रिक्टेड टू बी यूज्ड इन स्पेसिफिक प्रोग्राम एरिया. वो सब जगह फ्लो कर पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है? विद इन ऑब्जेक्ट रहते हैं. इट यूजेस टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच, और वो क्या करता है? नीचे से बॉटम टॉप प्रोग्रामिंग अप्रोच. इट इज नॉट सुटेबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, but here it makes the complete program very simpler by dividing it into number of objects. यहाँ पर चीजें बहुत इजी हो जाता है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाते. ठीक है, और ये सारे कीवर्ड्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है. पहला क्या है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज अ यूनिक एंटिटी which contain data and function together in an object oriented programming language. ऑब्जेक्ट एक ऐसा चीज है जो क्या कंटेन करता है? क्या कंटेन करता है? फंक्शन और डेटा. फंक्शन और डेटा टुगेदर जो है होल्ड करने वाले को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट. वही अगर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि ये कैमरा हो गया, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ. ओके, टेबल एक ऑब्जेक्ट है. वो सारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है. द ऑब्जेक्ट दैट वी एक्सपीरियंस और यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. ईच रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर. रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मतलब वही, वैसे ही ऑब्जेक्ट्स हमारे जावा में होते हैं इन प्रोग्राम, राइट. तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स भी वही है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, एंड दे हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर. और फिर आता है आपका तीसरा, दैट इज software object. It is defined as an object that is created while writing a Java program. When we compare a software object with a real world object, then the characteristics and behavior of real world objects are what? Referred to as the data member and function of software object respectively. इसका कहने का मतलब ये है, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जब हम लोग जावा प्रोग्राम बना रहे हैं, तब जो है एक क्या होता है? हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं.
है ना। जावा प्रोग्रामिंग बनाते वक्त जब हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। हम जब लिख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट। और अगर मैं ये सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता हूँ किससे, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से, तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से अगर मैं ये कंपेयर कर रहा हूँ, तो जो डेटा मेंबर और जो फंक्शन होता है ना, जो हमारा सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर और फंक्शन है, वो क्या है, रियल वर्ल्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर। समझ में आया। तो रियल वर्ल्ड का कैरेक्टरिस्टिक, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट का क्या है, डेटा मेंबर। और रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट का बिहेवियर वो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के क्या है, फंक्शन से। ठीक है, तो वो एक कंपेयर किया है। रियल वर्ल्ड का कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट का क्या है, डेटा मेंबर है, और रियल वर्ल्ड का बिहेवियर वो सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट का क्या है, फंक्शन है। ठीक है, और फिर चौथा है आपका क्या, क्लास। क्लास तो वही है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मिलके क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। तो इट इज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर सिमिलर टाइप ऑफ object. Each object of a class possesses some attribute and common behavior as defined within the class. The class is also referred to as blueprint or prototype of an object. बस इतना याद रखो कि क्लास क्या है, वो एक ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट है या प्रोटोटाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पूरा आपको पूरा ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट कौन दिखाता है, क्लास ही दिखाता है। ठीक है, और ये सवाल बहुत जरूरी है, बोर्ड में हर साल आता है, ऊप्स प्रिंसिपल। ओके, 4 ऊप प्रिंसिपल है। पहला क्या है, एनकैप्सुलेशन। पहला प्रिंसिपल क्या है, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन क्या बोलता है, इट इज अ फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग which restrict the free flow of data from one object to another object. ओके, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो डेटा वैल्यू को जाने नहीं देता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को वो क्या करता है, रोक देता है। क्यों, क्योंकि वो सारे डेटा मेंबर्स को क्या करता है, रैप करके रखता है, एक सिंगल यूनिट में वो क्या कर देता है, बांध देता है। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन का मैं डेफिनेशन बताऊंगा। देखिए, द डेटा एंड फंक्शंस आर wrapped together in an object such that the data can only be accessed in the associated function. यहाँ पर डेटा और फंक्शन दोनों को क्या करते हैं, बांध देते हैं, बांध के हम यहाँ पर रख देते हैं, एक ऑब्जेक्ट में रख देते हैं। इससे क्या होगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने बांध के रख दिया, दे आर wrapped together in an object such that data can only be accessed in the associated function. वही फंक्शन पे एक्सेस हम लोग कर पाएंगे, दूसरे फंक्शन एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर एनकैप्सुलेशन का हम लोग बोले तो यहाँ पर डेटा इज केप्ट क्या, हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली आउटसाइड दी ऑब्जेक्ट। यहाँ पर डेटा हाइडिंग है, डेटा हिडन है, और वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वही है इसका प्रॉपर डेफिनेशन, द सिस्टम ऑफ रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज क्या, एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब क्या, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन। Now encapsulation is helpful in object oriented programming language in following ways. कैसे जो है मददगार है एनकैप्सुलेशन, किस तरीके से मदद करता है, द सोर्स कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेंटेन्ड इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर जो कोड बनाया जा रहा है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली केप्ट हिडन है, कोई और आके तो हेल्प करेगा नहीं। तो वो इंडिपेंडेंटली उनको जो करना है करना है। तो यहाँ पर सोर्स कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेंटेन्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ डेटा मेंबर। यहाँ पर डेटा मेंबर का जो प्रिवेसी है वो ऑब्जेक्ट रखता है, राइट। ऑब्जेक्ट नेवर डिस्क्लोज द प्रिवेसी ऑफ डेटा मेंबर, राइट। तो यहाँ पर however the changes that take place in the method do not affect the other
ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट में हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है उसको, राइट। तो इस तरीके से एनकैप्सुलेशन हमारा मदद कर रहा है। दूसरा क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब आप ये बोलिए, आप मोबाइल लेके आते हो, मोबाइल क्या करते हो, आप मोबाइल से फोटो खींच रहे हो, आपको बस खाली ये बटन से मतलब, ये बटन आपने क्लिक कर दिया, हाँ फोटो हो गया, आप खुश, हाँ अच्छा मोबाइल है, अच्छा फोटो आ रहा है, क्लैरिटी फोटो आ रहा है, आप ये बोलोगे। लेकिन आप क्या अंदर का मैकेनिज्म जानते हो? हाँ, क्या आपको पता है कि हाँ ये कैमरा कैसे जो है फोटो क्लिक कर रहा है, कैसे जो है वो फोटो को इतना शार्प रख रहा है, फोटो को इतना क्लियर रख रहा है, वो कभी आपने जानने का कोशिश किया? नहीं। हम लोग सिर्फ, हमें जितना चाहिए होता है, हमारे काम का कितना होता है, बस हम इतना में ध्यान देते हैं। बैकग्राउंड डिटेल्स के बारे में जानते हैं? नहीं। हम सिर्फ जितने एसेंशियल फीचर्स हैं उसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। जो बैकग्राउंड में जो चीज हो रहा है वो हमें पता है, हम लोग कैमरा बस फोटो खींच लिया, हो गया। वो कैमरा के क्या मैकेनिज्म है हम लोग जानने का कोशिश किए? नहीं। रेफ्रिजरेटर, हाँ ठंडा हो रहा है, ठीक, कैसे ठंडा हो रहा है ये हमने सोचा कभी भी? हाँ, आइसक्रीम रख दे तो हाँ खा लेते, ये आइसक्रीम कैसे जो है लिक्विड फॉर्म से ठंडा हो रहा है, फिर जो है सॉलिड फॉर्म हो रहा है। हम्म ये सब फ्रीज ऐसा कैसे कर रहा है? हमने पढ़ा तो है लिक्विड टू सॉलिड होना, दैट इज या फ्रीजिंग, लेकिन फ्रीज क्यों कर रहा है, फ्रीज का क्या मैकेनिज्म है, कैसे कर रहा है, वो जानते हो क्या? नहीं। तो वही है डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी। डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी वही बोल रहा है, देखिए इन रियल लाइफ सिचुएशन यू माइट हैव नोटिस दैट वी डू नॉट रिक्वायर टू नो द डिटेल्स ऑफ द टेक्नोलॉजी टू ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग को डिटेल से कोई मतलब नहीं है। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी वही करता है, इट इज एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। ठीक है, हमें बैकग्राउंड डिटेल से कोई मतलब नहीं है, हम बस अपना एसेंशियल फीचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एसेंशियल फीचर विदाउट फीचर्स विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। क्लियर? इट इज ऑलवेज रिलेटिव टू द पर्पस और द यूजर, वो हमेशा यूजर रिलेटेड होता है या फिर यूजर के पर्पस में रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है यूजर के लिए। तो बैकग्राउंड डिटेल्स वो नहीं बताता है, वो सिर्फ एसेंशियल फीचर को डिस्क्लोज करता है। तो वो प्रिंसिपल है हमारा क्या, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। वो एक ऊप्स का प्रिंसिपल है। तीसरा क्या है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब यू माइट हैव स्टडीड इन बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा द टर्म हेरिडिटी। हेरिडिटी इन बायोलॉजी विच मीन्स दैट ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आप जो है, आपका कुछ चीजें आपके पेरेंट्स से आता है ना, हाँ आप कैसे दिखते हो, आपका नक्शा कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो हाईली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, योर पेरेंट्स। हाँ, तो यहाँ पर भी आप देखिएगा सिमिलरली अ क्लास एक्वायर सम प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। एक क्लास जो है कुछ प्रॉपर्टी वो क्या करता है, दूसरे क्लास से इनहेरिट कर देता है। ओके, तो दिस इज पॉसिबल बाय डिराइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। जब एक एग्जिस्टिंग क्लास से आप एक न्यू क्लास बना रहे हो, तो वो न्यू क्लास जो है वो क्या करता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्टिंग क्लास का भी ले आता है, जीन जो है आप बोल सकते हो ले आता है। द क्लास दैट गेट इनहेरिटेड टू अनदर क्लास इज नोन एज व्हाट, बेस क्लास और द सुपर क्लास। ओके, जो क्लास का कॉपी किया जा रहा है, तो जो क्लास का कॉपी किया जा रहा है वो क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस क्लास बोलेंगे या फिर सुपर क्लास। इसी से तो हम लोग न्यू क्लास बना रहे हैं। तो द क्लास दैट गेट इनहेरिटेड टू अनदर क्लास is called as base class or the super class, and the class that inherit from a base class is known as derived class or subclass or target। तीन नाम है। जो हम लोग बेस क्लास से या सुपर क्लास से जो हम लोग नया क्लास बना रहे हैं, वो नया क्लास का नाम क्या है, डिराइव्ड क्लास या फिर सब क्लास या फिर टारगेट। क्लियर? it may happen that the element performing a specific task in the base class can be used to perform another task in derived class. This feature is called
रीयूजेबिलिटी। ओके, इसका मतलब है जब अगर हम कुछ काम कर रहे हैं कहाँ पर, बेस क्लास में, तो ये बेस क्लास में जो भी हम काम कर रहे हैं वो क्या करेगा, डिराइव्ड क्लास भी लेगा कि नहीं। क्योंकि वो तो उसका पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट क्लास में आप हम कुछ कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो इनहेरिट करेगा ना, डिराइव्ड क्लास भी वही इनहेरिट करेगा। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, रीयूजेबिलिटी। ओके, रीयूजेबिलिटी वो चीज है। द टर्म इनहेरिटेंस मीन्स टू लिंक एंड शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास विद द अदर क्लास। तो इनहेरिटेंस का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो क्या है, इनहेरिटेंस इज टू लिंक एंड शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास विद द अदर क्लास। एक कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करना, लिंक शेयर करना एक क्लास के और दूसरे क्लास के बीच में। समझ में आया। इनहेरिटेंस वो होता है। और फिर लास्ट में आता है आपका क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया डक। डक का क्या एक ही मीनिंग होता है, नहीं। अगर मैं एनिमल जगह में जाऊं तो डक क्या है, एक बर्ड है ना। वही अगर मैं क्रिकेटिंग फील्ड में आ जाऊं तो डक क्या है, जीरो। बैट्समैन जब बिना स्कोर किए जाता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन डक जा रहा है या डक में जा रहा है। तो वही है, पॉलीमॉर्फिज्म भी वही है। देखिए, यू नो दैट अ सिंगल वर्ड कैन हैव मेनी मीनिंग, सिमिलरली एन ऑपरेशन में शो एन एंटायरली डिफरेंट बिहेवियर फॉर डिफरेंट सेट ऑफ डेटा एंड एनवायरनमेंट। जब हम एक चीज को डिफरेंट डेटा दे रहे हैं या डिफरेंट एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो वो अलग अलग ऑपरेशंस दिखाता है ना। वही चीज, वही सेम चीज अगर हम लोग का उसका एनवायरनमेंट हम चेंज कर देते हैं तो वो अलग दिखाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज polymorphism. Polymorphism with reference to object oriented programming if the function name is volume। हमने एक फंक्शन नेम रख दिया क्या, वॉल्यूम। ये क्या, वॉल्यूम रख दिया तो मैं बहुत चीज कर सकता हूँ वॉल्यूम से। मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी बना सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी बना सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी बना सकता हूँ, है ना। मैं सेम वॉल्यूम जो है तीन जगह यूज कर सकता हूँ, क्यूब में बना सकता हूँ, क्यूबॉइड में बना सकता हूँ, ओके, और स्फीयर में भी बना सकता हूँ। तो मैंने एक ही जो है फंक्शन तीन जगह यूज किया है कि नहीं मैंने, क्यूब में भी, क्यूबॉइड में भी और स्फीयर में भी। तो वही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, यूजिंग वन फंक्शन इन टू डू मल्टीपल टास्क। वही एक ही वॉल्यूम जो है सब चीज निकाल देना है, क्यूब का भी निकाल दे रहा है, क्यूबॉइड का भी निकाल दे रहा है और स्फीयर का भी वॉल्यूम निकाल दे रहा है। मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो वही है, वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल सॉलिड figure। Polymorphism is one of the object-oriented programming principle that allow the user to use a function for multiple purpose। Polymorphism वही है जो हमें अलाउ करता है, यूजर को अलाउ करता है कि आप एक ही फंक्शन को अलग अलग टास्क में यूज कर सकते हो, टू यूज अ फंक्शन फॉर मल्टीपल पर्पस। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। ये एक चैप्टर है पूरा, ठीक है। इसमें एक जो है प्रोग्राम आता है बोर्ड्स में, फंक्शन ओवरलोडिंग में। हाँ, जब हमने देखिए ये वॉल्यूम को क्यूब के लिए किया, क्यूबॉइड के लिए किया, स्फीयर के लिए किया, तो हम तीन बार यूज करेंगे ना वॉल्यूम। एक बार क्यूब निकालने के लिए, एक बार क्यूबॉइड निकालने के लिए और एक बार स्फीयर निकालने के लिए। तो हमने तीन बार फंक्शन यूज किया, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फंक्शन के नीचे फंक्शन हम यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन विद इन फंक्शन इज कॉल्ड एज फंक्शन overloading। Function overloading is a technique to use a number of functions with the same name having different parameters। ठीक है, एक ही फंक्शन नेम होना चाहिए लेकिन अलग अलग काम करता हो। यहाँ पर देखिए एक ही फंक्शन नेम है वॉल्यूम, लेकिन वो अलग अलग काम कर रहा है। एक बार क्यूब का निकाल रहा है, एक बार क्यूबॉइड का निकाल रहा है और एक बार स्फीयर का निकाल रहा है। तो वो टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन overloading। Function overloading is a technique to use number of functions with the same name having different parameters। Okay, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स क्या क्या है। द रीयूजेबिलिटी, एक चीज हम लोग को बहुत फेमस है वो रीयूजेबिलिटी, हम चीजों को रीयूज कर सक रहे हैं। द रीयूजेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम कोड इज इनहांस्ड। दूसरा है द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस आर इम्प्रूव्ड। ऊप से आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटीज भी जो है इम्प्रूव हुआ है बहुत हद तक। मॉडुलरिटी भी जो है अचीव किया गया है।
डाटा एब्स्ट्रैक्शन मेक द सॉफ्टवेयर इजियर टू हैंडल, राइट। हमें सिर्फ एसेंशियल फीचर दिखाता है, बैकग्राउंड डिटेल्स हमें शोकेस नहीं करता है, तो हमारे लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं वो बैकग्राउंड डिटेल, वैसे भी हम लोग को चाहिए नहीं, तो वो वही इतना ही दिखाता है जितना हमें चाहिए होता है। तो दैट हेल्प द सॉफ्टवेयर हैंडल इजी, राइट। इट इज़ वेरी इजियर टू हैंडल, राइट, द सॉफ्टवेयर। एंड सॉफ्टवेयर फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क कैन इजीली बी डेवलप्ड, ये किसके लिए होता है? हाँ, सॉफ्टवेयर फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क कैन इजीली बी डेवलप्ड, किसके लिए होगा? एनकैप्सुलेशन के, ठीक है। एनकैप्सुलेशन जो है वो हेल्प करता है कि नहीं? हाँ, या पॉलीमॉर्फिज्म भी जो है हेल्प करता है कि नहीं? हम चीज़ें एक चीज़ को यूज़ करके हम बहुत सारे मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, तो वो भी होगा। लेकिन सब चीज़ का बेनिफिट है तो कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, तो यहाँ पर लिमिटेशंस क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर इंटेंसिव टेस्टिंग प्रोसेस। टेस्टिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अब जितना ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ोगे तो टेस्टिंग प्रोसेस होता है कि नहीं? हाँ, वही जो है, और ये टेस्टिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो उप्स में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा ज़्यादा है इसका, ठीक है। तो ये है आपके क्या लिमिटेशंस ऑफ उप, ओके। तो यही था आपका चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने पहले जनरेशन्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। फिर हाई लेवल फिर 3 लैंग्वेजेस पे डिवाइड है, स्ट्रक्चर, प्रोसीजरल और उप्स पे। और फिर हमने पॉप्स के बारे में पढ़ा, क्या क्या है पॉप्स लैंग्वेज, क्यों जो है उनको मना कर दिया गया, क्यों जो है वो आगे चल नहीं पाया, फिर इसके बदले हमें उप्स को अपनाना पड़ा। और फिर उप्स के सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़े, चार चार प्रिंसिपल्स हैं उनके, उनके बेनिफिट्स के बारे में पढ़े और उनके लिमिटेशंस के बारे में पढ़े। यही था आपका चैप्टर 1। चैप्टर 2 में फिर हम लोग पढ़ेंगे जावा क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, फीचर्स ऑफ जावा क्या है, जेवीएम क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, राइट। और हमने ये चैप्टर में एक ये चीज़ के बारे में भी पढ़ा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो ये आगे हम लोग और जो है फोकस करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक ही लेक्चर में खत्म हो सकता है, एक नहीं तो 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएंगे। आपका मेन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा चैप्टर 7 से, ओके। प्रोग्रामिंग आप थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग कब करना सीख जाओगे? चैप्टर 7 से। चैप्टर 3 तक तो पूरा थियोरेटिकल है। चैप्टर 4 में आप थोड़ा आउटपुट क्वेश्चंस करने लग जाओगे। चैप्टर 4, 5, 6 में मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस पढ़ने के बाद फिर आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, ओके। जब आप इफ एल्स पढ़ने लगोगे चैप्टर 8 जो है, वहाँ से आपका प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।